तेजस्वी तय है इस बार, तेजस्वी तय इस बार, तेजस्वी तय है इस बार, तेजस्वी तय इस बार, तेजस्वी तय है इस बार, तेजस्वी तय इस बार, तेजस्वी तय है इस बार, तेजस्वी तय। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार निर्णायक मूड में है और निर्णायक मूड अगर बिहार का हो चला है तो फिर यकीन जानिए इस देश की सियासत जो पारंपरिक राजनीति को कांधे पर उठाए हुए है, जिस तरीके से इस देश के भीतर में जातियों के समीकरण तले राजनीति को मथा जा रहा है, जिस तरीके से विकास की परिभाषा गढ़ी जाती है, जिस तरीके से इस देश के भीतर में आर्थिक तौर पर न्याय की परिस्थितियां सामाजिक न्याय से जोड़कर अलग अलग तरीके से दिल्ली से लेकर पटना तक बार बार कही जाती है, उन परिस्थितियों को शायद अब बिहार पचाने की स्थिति में नहीं है। वह तो निर्णायक मूड में धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि जिस पीढ़ी ने मौजूदा वक्त में बिहार को बदलने की ठानी है, उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता है कि अतीत में क्या था। वो भविष्य देखना चाहता है और बेहतर भविष्य से पहले शायद वो निर्णायक मूड में आना चाहता है, क्योंकि जिन 94 सीटों पर प्रचार थम चुका है और जिन 17 जिलों की 94 सीटों 94 सीट्स पर प्रचार थमा है, यकीन जानिए वह इस देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमारी होती है उनकी। और बिहार में भी यह जिले ऐसे हैं जहां इंडस्ट्री के नाम पर, रोजगार के नाम पर, खेत मजदूर के नाम पर, मेल न्यूट्रिशन के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, कॉलेज से ड्रॉप आउट और स्कूल से ड्रॉप आउट के संख्या की तादाद पर यह सबसे पिछड़े इलाके हैं प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी, और वहां पर बजट में इन जिलों में कितना खर्च किया जाता है इस लिहाज से भी यह सबसे पिछड़े इलाके हैं। जिंदगी जीने की जद्दोजहद करते इन 17 जिलों की हकीकत हम आपको पहले बताएं, उससे पहले इस बात की जानकारी आज जरूरी है। बिहार की हकीकत यह है कि जो लोग सड़क पर हैं, जो लोग भीड़ में रैली के समान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से तेजस्वी के साथ, ये कौन सी भीड़ है, इनकी क्या जिंदगी है, क्या जरूरतें हैं, उनके साथ संवाद बनाने की स्थिति में कौन है? क्या वाकई कोई उनके दर्द को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है। और यही गुस्सा उनके भीतर का है, यही गुस्सा डिग्रीधारियों के भीतर का है। साइकिल आपने दी, महादलित आपने क्रिएट किया, स्वर्ण आपके हिस्से में आएंगे ये आपने मान लिया, मुस्लिम आपके हिस्से में नहीं आएंगे ये भी आपने मान लिया, और बिसात इस तरह बिछा दी कि देखिए वहां पर यादव और मुस्लिम खड़ा है, कुर्मी का नेता ये है, कुशवाहा का नेता वो है, पासवान का नेता ये है, स्वर्ण हमारे साथ है। ये कहां जाएंगे? ऐसे बिहार को देखने की परंपरा में इस चुनाव की एंट्री हुई है। लेकिन अब जिन 94 सीटों पर मतदान होना है, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए, जिसके बाद आप समझ पाएंगे। और उससे पहले एक बात यह भी समझ लीजिए कि जिन जगहों पर चुनाव होना है उसमें कौन कौन से जिले हैं। सबसे पिछड़े जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर का इलाका, सीतामढ़ी का इलाका, मधुबनी का इलाका, दरभंगा का इलाका, मुजफ्फरपुर का इलाका, गोपालगंज का इलाका, सारण का इलाका, वैशाली का इलाका। ये कैसे इलाके हैं? इतना ही नहीं, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये कैसे इलाके हैं? भागलपुर, नालंदा, ये भी कैसे इलाके हैं? सबसे कम न्यूनतम आय कहीं पर है तो इन्हीं जगहों पर है। और उसका डाटा बताते हुए हमको लगता है आपको समझना चाहिए, इस देश के भीतर में जो ऑल इंडिया पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशंस है, वो इस देश में एवरेज 7,935 है। और ये जिन 17 जिलों का हमने नाम लिया, वहां पर वो घटकर लगभग 3,000 पर आ जाता है, आधे से भी कम। बिहार का एवरेज आधे पर पहुंचता है, 3,633 पर, लेकिन यह तो आधे से कम पर आ जाता है। और प्रति व्यक्ति आय जिन बिहार की है 3,650 रुपए हर महीने की, यानी 121 रुपए प्रतिदिन की। लेकिन जिन 17 जिलों का हमने नाम लिया, आपको जानकर हैरत होगी, यह लगभग 2,500 पे आ जाता है। कल्पना के परे है महीने भर की कमाई 2,500 रुपए। यानी एक ऐसी स्थिति में इन राज्यों में है, इसकी आकांक्षाएं क्या होंगी, इसके भीतर कौन सी उम्मीद होगी? जब आप मन से कहेंगे जंगल राज है, जब आप मन से कहेंगे हम डेवलपमेंट करेंगे, जब आप मन से कहेंगे हमने यूनिवर्सिटीज खोल दी, झूठ फरेब बिहार की जनता इसलिए समझ जाएगी क्योंकि वह कोख से जान जाती है कि विपन्नता उसकी हकीकत है और आने वाले वक्त में संघर्ष ही उसकी उम्मीद है।
संघर्ष कर सकता है तो उसको हिम्मती बनना पड़ेगा। लेकिन जब इस बात का जिक्र हो रहा है तो पहली बार उस जंगल राज के भीतर से जब हमें लगता है एक चीज और समझना होगा, जो महादलित का प्रयोग था उसमें हमने पहली बार यह भी देखा कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने बहुत शालीनता के साथ कुछ लोगों को अपने साथ भी लिया। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू में अंतर नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में जेडीयू से लोग आरजेडी में गए, आरजेडी से जेडीयू में आए। अगर आरजेडी के लोगों का याद करेगा तो चंद्रिका राय जो कि तो लालू यादव के समधी हैं, वो नीतीश के साथ चले गए। जयवर्धन यादव, बच्चा यादव जो राम लखन यादव के बेटे हैं, वह भी जेडीयू में चले गए। जॉर्ज फातमी जो एक वक्त एमएम फातमी जो हैं, जो लालू के सबसे नजदीक थे, उनके बेटे जॉर्ज फातमी वह भी जेडीयू में चले गए। ये एक स्थिति है। बीजेपी के साथ भी गिरिनाथ सिंह याद कीजिए, वह भी बीजेपी में चले गए, आरजेडी को छोड़कर। और आखिरी दौर में तो रघुवंश बाबू के भी नाम आ रहा था कि बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी डोरे डाल रही है, अस्पताल तक चली गई थी। ये तो आकस्मिक निधन हो गया और दुखद रहा वो। लेकिन ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति मतलब ये है कि ये सवाल जंगल राज का नहीं है, ये मसला पूरा का पूरा इस बात का है कि सत्ता कौन अपने हाथ में रखे। और बिहार की जनता इस एहसास को पहली बार भोगने को तैयार हो चली है कि दरअसल यह जाति टूटे या वर्ण व्यवस्था टूट रही है, इसलिए एक संघर्षमय स्थिति। अब इसके आगे निकलिए, जमन ये जातीय दमन जो अलग पुराने दौर में पूरे गांव को हाँकने की स्थिति होती थी, या मौजूदा वक्त में अपर कास्ट अपने तरीके से चीजों को चलाएगा, क्या बिहार इसको बदल देगा? जो निर्णायक मूड है, हो सकता है। इसलिए ये पूरे देश के लिए बिहार का राजनीतिक संदेश निकलने वाला है। इसको सिर्फ बिहार के लोगों को बिहार तक नहीं देखना चाहिए, ये उन तमाम ऊंची पैसे वाली सोच और क्रिमिनल सोच को समेटे हुए। इसमें हम कोई स्वर्ण और दलित नहीं लेकर आएंगे। हम कहेंगे सत्ता में बैठा हुआ जो रामविलास पासवान के पास कितनी संपत्ति थी, या उनके फैमिली के लोग जो हैं वो गए कि नहीं गए, उसमें शामिल हुए कि नहीं हुए, शामिल हुए। प्रधानमंत्री, उनका नाम नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपनी अपोजिशन का, यानी लड़ाई सत्ता की है। और इसमें उलझाया जाएगा जनता की भावनाओं के साथ। जो जनता, जो वोटर उलझना चाहे जाति की भावना में उलझ जाए, जो विकास के कहकहरे में उलझना चाहे भावनात्मक तौर पर उसमें उलझ जाए, जो अयोध्या में राम मंदिर पर उलझना चाहती है वो उसमें उलझ जाए, जो कश्मीर में उलझना चाहती है वो उसमें उलझ जाए। जिसे जिसमें उलझाना है उलझा दीजिए। लड़ाई सत्ता की, आखिर में सभी एक नजर आएंगे। पीडीपी भी साथ हो जाएगी, इधर से भी साथ कोई आ जाएगा, उधर से भी साथ आ जाएगा, और नहीं तो ये सभी कहीं और चले जाएंगे। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के एमएलएस को साथ में ले लिया गया। और अब तो चुनाव भी हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर साथ लिया गया। 22 लोग थे, अब उन पे क्या होगा यह भी देखना होगा। तो इसमें ना जाइए, इसमें फंसिए मत, ये फंसने की स्थिति में नहीं है। और ये जब हम जिन सीटों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, उसकी एक हकीकत और जानिए कि ये 94 सीट्स इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में यहाँ पर 80 सीटों पर जो आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें 80 में से 50 सीटें जो हैं वह फिलहाल, एक लिहाज से आप ये सोचिए कि आरजेडी के पास 34 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीट, यानी 40 सीट जो है इन 94 सीट में से महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के पास है। एक एमएल के पास भी है। वहीं बीजेपी के पास 20 सीट, तो जेडीयू के पास 30 सीट है, यानी 50 सीट है 94 में से। यानी अपनी सीटों को बचाने की प्रक्रिया में ये लड़ाई लड़नी है एनडीए को। लेकिन उस एनडीए के भीतर का सच यह है, बीजेपी 20 सीटों पर तो लड़ चुकी है जेडीयू आरजेडी के कॉम्बिनेशन से भी, और जीत चुकी है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो 30 सीट जेडीयू की है, उसमें से क्या वाकई कितनी सीटें हैं? लगभग 16 सीट ऐसी है जहां पर अगर साथ आरजेडी का ना होता, लालू का ना होता, उस कॉम्बिनेशन का ना होता, दलित, पिछड़ा, ईबीसी, ओबीसी, इन सब का टकराव स्वर्ण से ना होता, जो कि 2015 के इलेक्शन में हुआ था, तो जेडीयू नहीं जीत पाता। यह भी एक फैक्ट है। लगभग 6 सीट ऐसी आरजेडी की भी है जहां पर जेडीयू ना होती तो वह नहीं जीत पाता। लेकिन बड़ा स्टेक इस समय सत्ता बचाने को लेकर है, और वो एक संघर्ष की स्थिति में नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं तो जनता भी नीतीश सेंट्रिक होकर एक निर्णायक मूड में धीरे धीरे आ रही है। और जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, और इस बात का जब जिन 17 जिलों का हमने आपसे जिक्र किया, उसके भीतर की परिस्थितियों में हमको लगता है 2 चीज और जाननी चाहिए। एक तो ये खास तौर से हमको लगता है आज आपको ये बताना चाहिए कि अपना विस्तार
जातीय आधार पर भी किया गया, महादलित को भी टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, यह भी एक नया राजनीतिक प्रयोग था, और अपर कास्ट को भी टिकट दिया गया। ये हम इसलिए जानबूझ के आपको बताना चाहते हैं कि जैसे दरभंगा टाउन में विनोद मिश्रा को टिकट दिया गया। विनोद मिश्रा 30 साल से बीजेपी में थे और 2 बार बीजेपी के जिला वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी में भी शामिल हुए थे। विनोद मिश्रा को अलीनगर से टिकट दिया गया, 30 साल तक रहे, इस रूप में रहे, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जिस सीट पर अलीनगर है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि लालू यादव के बहुत करीबी थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, इनको यहां पर शिफ्ट कर दिया गया, यानी विनोद मिश्रा बीजेपी से निकलकर आरजेडी में आ गए। दरभंगा टाउन जो है वहां पर अमरनाथ गामी, विनोद मिश्रा मैथिल ब्राह्मण है। दरभंगा टाउन में अमरनाथ गामी है जिनका वोट बैंक है बनिया, जो कि बीजेपी का वोट बैंक था। यह भी पहले बीजेपी में ही थे, फिर कुछ दिन इन्होंने जेडीयू में भी गुजारे और उसके बाद, लेकिन इनका परिवार बीजेपी आरएसएस से 40 सालों से जुड़ा हुआ, यह भी आरजेडी की टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं हायाघाट से। तो अब सवाल यह है कि ये बीजेपी के टिकट पर एमएलए भी रह चुका है हायाघाट में, लेकिन अब ये दरभंगा टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी एक शिफ्ट हुआ। एक तीसरा शिफ्ट है, यानी एक तरफ बनिया वोटिंग आई, दूसरी तरफ मैथिल ब्राह्मणों की आई, तीसरी देखिए रमेश कुमार चौधरी जो कि राजपूत हैं। अब देखिए इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, आरजेडी लड़ा रही है बहादुरपुर से। यह इससे पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद ये निकल कर आए तो एलजेपी में गए, उसके बाद आरजेडी में आए, एक शिफ्ट किया इन्होंने, लेकिन इनके साथ राजपूत वोट है। तो इसका एक मतलब यह है कि वोटरों के जहन में अगर कैंडिडेट है उसका भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमें लगता है ये पहली बार ऐसा है जहां पर जातीय समीकरण टूट रहे हैं, जहां पर उम्मीदवारों की जातीय समीकरण इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वो कॉम्बिनेशन क्या होगा। कांग्रेस के साथ अगर कुछ अपर कास्ट जुड़ जाते हैं तो ये तेजस्वी के लिए फायदेमंद होगा। तेजस्वी का वोट अगर ट्रांसफर होता है कांग्रेस के उसमें तो ये फायदा दोनों गठबंधन को होगा, और अगर अपर कास्ट टकराएगा बीजेपी और कांग्रेस के भीतर में तो नुकसान बीजेपी को होगा। यह एक स्थिति बन रही है 94 सीटों की लेकर। और आखिरी बात, अगर ये राजनीतिक प्रयोग बिहार में सफल हो गया तो सवाल जंगल राज का नहीं है, लालू यादव का नहीं है, नीतीश कुमार का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, लिबरलाइजेशन का नहीं है, बाजारवाद का नहीं है। इस देश के भीतर में बिहार के जरिए एक मैसेज होगा कि आप उस राजनीति को छोड़िए जो राजनीति आपको सिर्फ रईस बनाती है, नेताओं को रईस बनाती है, क्रिमिनल्स को साथ लेकर चलती है, और डेवलपमेंट्स क्रिमिनल जो रईस होता है उसके इर्द गिर्द की जो लोग होते हैं उन्हीं के जरिए उस कास्ट के भीतर में एक विस्तार मिल जाता है, और पॉकेट्स जो हैं इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर डेवलप होते चले जाते हैं। लेकिन पहली बार बिहार उस अस्तित्व के संघर्ष में चला गया है जहां पर उसे बचना है या खत्म होना है। शायद इसीलिए यह निर्णायक मोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।